नमस्कार दोस्तों। आज हम जो यूजीसी नेट हिस्ट्री पेपर 2 है जो उसका जो जून 2020 का जो प्रश्न पत्र था यानी प्रीवियस ईयर की जो यूजीसी नेट का हिस्ट्री पेपर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका जो प्रश्न पत्र था, आज हम इसको हल करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल 25 प्रश्नों का उसका व्याख्या सहित आलोचना करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। 2020 जून का जो पहला क्वेश्चन था, प्रारंभिक वैदिक काल में बृहस्पति कौन था। ये प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक वैदिक का था उसमें बृहस्पति कौन था। यहाँ पर इंग्लिश में भी दे रखा है, इन द अर्ली वैदिक पीरियड हु वाज द बृहस्पति। क्वेश्चन यहाँ पर दो टाइप का है, एक हिंदी में और इंग्लिश में। आप दोनों में से किसी में भी कंफर्टेबल हो तो आप इसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन है योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी। सेकंड ऑप्शन है राजा का वरिष्ठ मंत्री। थर्ड ऑप्शन है कबीलाई सभाओं की बैठकों की अध्यक्षता करने वाली अधिकारी। चौथा है गांव का मुखिया। यह चार ऑप्शन यहाँ है और नीचे क्या है ना, यहाँ उत्तर दे दिया गया है। उत्तर क्या, एक, ऑप्शन एक उत्तर है। योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी बृहस्पति था प्रारंभिक वैदिक काल में। यहाँ भी व्याख्या दे रखा है, मैं थोड़ा इस व्याख्या का आलोचना कर लेता हूँ। प्रारंभिक वैदिक काल में बृहस्पति योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी था। प्रशासनिक अधिकारी, ये जो ऑप्शन है उसका भी कुछ व्याख्या यहाँ पर दे रखा है। तो प्रशासनिक अधिकारी, ऋग्वैदिक युग में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या सीमित थी। प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित है। ये जो प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल थी उसमें ये बृहस्पति के अलावा अनेक अधिकारी थे। उनमें से कुछ अधिकारी जो प्रमुख थे उनका नाम दे रखा है। पुरोहित एक पदवी था, एक पद था। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी था। वो राजा का शिक्षक, पथप्रदर्शक, वो मित्र था। यह भी राजा के साथ युद्ध में जाता था। दूसरा था सेनानी, तीसरा था ग्रामणी, चौथा था स्पर्श गुप्तचर और पांचवा थी उपस्ति व इभ्य। राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी थे उपस्ति व यभ्य। और 6 में था ब्राजपति, वो था ब्रजपति, यह है ब्राजपति। ये थोड़ा इसमें थोड़ा डिफरेंस है। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको देख के करना चाहिए कि ब्रजपति और ब्राजपति में क्या अंतर है। ब्रजपति युद्ध का नेतृत्व करने वाला था, ब्राजपति चारागाह या बड़े जत्थों का प्रधान था। यही युद्ध के समय कुलपों को संगठित कर युद्ध के मैदानों में भी ले जाता था। ये है ब्राजपति। और रत्निन एक अधिकारी था। रत्निन क्या था, सेनानी, ग्रामणी, सुत यानी जिसको रथकार भी कहते हैं, एवं कर्मार को सम्मिलित रूप से रत्निन कहते थे। रत्निन किसे कहते थे, सेनानी, ग्रामणी, सुत रथकार एवं कर्मार को सम्मिलित रूप से रत्निन कहते थे। ग्रामीण एवं सुत को राजा कर्तु अर्थात राजा बनाने वाला कहा गया है। रथकार का ऋग्वैदिक समाज में सम्मान था और इसका भी उपनयन संस्कार होता था। यह आपको याद रखना चाहिए। जो रथकार था उसका ऋग्वैदिक समाज में सम्मान था और इसका भी उपनयन संस्कार होता था। आर्यों के सामरिक जीवन में रथों का अत्यधिक महत्व होने के कारण कमार या तख्या बढ़ाई की भी सामाजिक प्रतिष्ठा थी। यह था
एक नंबर का जो क्वेश्चन था 2020 जून का, जो हिस्ट्री पेपर 2 है इसका क्वेश्चन, और इसका जो उत्तर यहाँ पर दे रखा है, और उस समय की जो अन्य पद थी उस समाज में उनका भी व्याख्या वहाँ पर दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? हम जो 2 नंबर है उसको करेंगे। निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू बिकम ए जैन नन? ऑप्शन 1 चंदना है, ऑप्शन 2 खेमा है, ऑप्शन 3 सुजाता, ऑप्शन 4 त्रिशला है। तो यहाँ पर उत्तर आपका है चंदना। चंदना जो पहला महिला थी जिसने जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। जैन सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर ही जैन मत का पालन करते थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के संघ में 14,000 श्रमण तथा 36,000 श्रमणियाँ थी। उल्लेखनीय है कि जैन संघों में पुरुषों की अपेक्षा नारियों की संख्या अधिक बताई गई है। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की प्रथम शिष्या तथा जैन भिक्षुणी संघ की प्रथम अध्यक्ष थी। जैन ग्रंथों में कौशाम्बी नरेश की पुत्री जयंती का उल्लेख मिलता है, जिसने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया। तदुपरांत वह जैन धर्म में दीक्षित हो भिक्षुणी बन गई। ये था 2 नंबर। अभी 3 नंबर हम करेंगे। स्त्रीधन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? द टर्म स्त्रीधन इज फर्स्ट मेंशन्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है शतपथ ब्राह्मण, सूत पिटक, अर्थशास्त्र, हर्षचरित्र। यहाँ पर जो उत्तर है ये ऑप्शन 3 है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पहली बार स्त्रीधन शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। यहाँ पर व्याख्या हम करेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जिस पुरुष के कोई पुत्र न हो उसकी अचल संपत्ति पर पुत्री का अधिकार हो सकता था। कौटिल्य ने स्त्रीधन को शुल्क, अन्वाध्याय, अधिवेदनिक एवं बंधुदत्त के प्रकारों के रूप में लिया। इसी प्रकार के विचार बृहस्पति एवं नारद ने भी प्रकट किए हैं। महाभारत में पुत्री का संपत्ति पर अधिकार का जोरदार ढंग से निरूपण किया गया, परंतु अधिकांश स्मृति एवं धर्मशास्त्रकार ने विधवा को पति की संपत्ति के अधिकार से पूर्णतः वंचित किया है। स्त्री की निजी संपत्ति स्त्रीधन कही गई है, जो वह दहेज या उपहार में प्राप्त करती थी। इसमें बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण, जवाहरात आदि वस्तुएं थी। चल संपत्ति के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए स्त्रीधन की सामान्य संज्ञा प्रयुक्त की गई। कात्यायन के अनुसार स्त्री अपनी संपत्ति बेच सकती थी। मनुस्मृति में स्त्रीधन की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि कन्यादान के समय अग्नि के सम्मुख एवं वरयात्रा के समय कन्या के माता पिता, परिवारजनों एवं संबंधियों द्वारा आभूषण, उपहार एवं धन प्राप्त हो वो स्त्रीधन कहलाता था। 4 नंबर के क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों को द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? तो यहाँ पर उत्तर जो ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन है कंबल, दूसरा है कुलशेखर, तीसरा है मधुर कवि और चौथा है मामूलनार। यहाँ पर उत्तर जो है वो ऑप्शन 4 है मामूलनार। व्याख्या हम देखेंगे। नंदों की अतुल संपत्ति का उल्लेख
हवेनसांग एवं संगमकालीन कवि मामुल्लार ने किया है। ह्वेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र के 5 जैन स्तूपों में नंदों का 5 कोषागार संचित था। नंदवंश पहला वंश था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए। मामुल्लार नामक तमिल कवि ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ सती इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन? ऑप्शन एक है भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख, दूसरा है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा है समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख और चौथा है हर्ष का मधुबन अभिलेख। तो उत्तर उसका ऑप्शन एक है भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख। सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का एरन स्तंभ लेख से मिलता है। व्याख्या: सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त के एरन स्तंभ लेख में मिलता है। एरन स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित प्राचीन नाम अरैकीण था। इसे समुद्रगुप्त का भोगनगर कहा गया है। समुद्रगुप्त की दानवीरता की तुलना पृथु तथा राघव से तथा तुष्ट होने की तुलना कुबेर तथा यमराज से की गई है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना धनद, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अंतक यमराज से की गई है। एरण लेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी का तथा अनेक पुत्र पौत्र होने का उल्लेख है। यह था इसका व्याख्या। यह आपको पूरा अच्छी तरीके से सुन लेना चाहिए इस वीडियो में। इसमें काफ़ी सारे डाटा दे रखा है जो एरन अभिलेख है और भानुगुप्त के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बुरंजी का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बुरंजिस? ऑप्शन एक है नेपाल के एक पहाड़ी कबीले का नाम, दूसरा कश्मीर में हाल ही में खोजे गए नवपाषाण स्थल का नाम, तीसरा है असम के वंशावली रिकल्ट, चौथा है उड़ीसा में पूजित मातृ देवता। उत्तर 3 जो ऑप्शन है उसका उत्तर ऑप्शन 3 है। व्याख्या हम देखेंगे, बुरंजी का अर्थ असम के वंशावली रिकट से है। बुर्जियों ने न केवल अहोम साम्राज्य का वर्णन किया है बल्कि पड़ोसियों चुटिया, कचहरी एवं त्रिपुरा बुर्जियों और जिनके साथ अहोम साम्राज्य के राजनयिक और सैन्य संपर्क थे, राजेश्वर सिंह के शासनकाल के दौरान कीर्तिचंद्र बोखरुआ के पास कई बुर्जिया थी। ये थी उसकी व्याख्या। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए? हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर इश्यूड गोल्ड कॉइन्स विथ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ गोल्ड? ऑप्शन एक है स्कंदगुप्त, ऑप्शन 2 है बुद्धगुप्त, 3 नरसिंह गुप्त, चौथा है विष्णुगुप्त। उत्तर यहाँ है ऑप्शन 4 विष्णुगुप्त। व्याख्या देखेंगे, गुप्त शासकों में विष्णुगुप्त ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जारी किए। गुप्त मुद्राओं को राष्ट्रीय मुद्रा एवं प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त कुमारदेवी प्रकार गुप्त का प्रथम सिक्का था। इस पर चंद्रगुप्त एक एवं कुमारदेवी के चित्र बने हैं।
सिक्के के दूसरी तरफ सिंह वाहिनी दुर्गा एवं मुद्रालेख लिच्छवय उत्कीर्ण है। हाल ही में उसका इसी प्रकार का एक रजत सिक्का भी प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर कुमारगुप्त तक गुप्त स्वर्ण मुद्राओं का वजन 12:19 ग्रेन थी, परंतु कुमारगुप्त के ही काल में वह बढ़कर 127 ग्रेन तथा स्कंदगुप्त के समय 144 ग्रेन की हो गई। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दे रखा है। यहाँ पर गुप्त शासकों के नाम है, यहाँ पर सिक्का का प्रकार दे रखा है और स्वर्ण कितना प्रतिशत है यहाँ पर दे रखा है। मैंने एक बार पढ़ लेता हूँ। वह स्कंदगुप्त राजा एवं लक्ष्मी प्रकार आर्चार प्रकार। यहाँ पर जो राजा एवं लक्ष्मी प्रकार स्वर्ण है 72%, जो आर्चार प्रकार है वो 74% है। यहाँ पर नरसिंह गुप्त अच्छा गोल्ड फैब्रिक, र्यूड फैब्रिक, ये जो गुड फैब्रिक है 71%, र्यूड फैब्रिक है 54%, कुमारगुप्त 2 जो है वो अच्छा गुड फैब्रिक 79%, र्यूड फैब्रिक है 54%, बुद्धगुप्त क्लास 2 बिना राजा के नाम के 77%, विष्णुगुप्त आर्चर प्रकार 43%, वन्यगुप्त आर्चर प्रकार 73%, प्रख्यदिव्य घुड़सवार शेर प्रकार 77%, जयगुप्त आर्चर यह इसका है 34%। इसको एक बार थोड़ा मैं स्क्रॉल करके आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। मैं थोड़ा इसको ऐसा कर देता हूँ। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेडीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ए फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? ऑप्शन 1 है चहमानो, 2 है चंदेलो, 3 है चालुक्य, 4 है चोल। तो उत्तर है ऑप्शन 3 चालुक्य। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेडीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ए फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? आंसर चालुक्य। हिंदी में है प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? तो हम उत्तर तो देख लिया, अभी थोड़ा व्याख्या भी देख ले। व्याख्या: चालुक्य काल में प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी इस राजवंश की विशेषता है। चालुक्य रानियां विदुषी तथा दानशील होती थी तथा प्रशासन में हिस्सा लेती थी। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका एक अच्छी कवयित्री थी तथा अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। विजयादित्य ने अपनी छोटी बहन कुमार देवी के कहने पर एक विद्वान ब्राह्मण को एक गांव दान में दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावर में उपस्थित थी। सोमेश्वर प्रथम की रानी चंदनकट में वनवासी की गवर्नर रही तथा उसने सोमेश्वर के साथ भी शैल मंदिर में दान दिया। थोड़ा मैं उसे आपको दिखा देता हूँ, आप इस व्याख्या को स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपकी काफ़ी काम का आएगा एग्जाम में, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य दे रखा है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, खरोष्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई थी? ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ धम्मपद रिटेन इन खरोष्टी स्क्रिप्ट वाज फाउंड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस?
एक है तुर्फान ऑप्शन 1, 2 है कासगर, 3 है कुची, 4 है खोतान। तो उत्तर जो ऑप्शन 4 है खोतान इसका सही उत्तर है। तो व्याख्या, खरोष्ट लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि खोतान से प्राप्त होती है। खोतान पूर्वी हान वंश के काल में एक सामान्य सा राज्य था। भारत के साथ इसका अत्यंत घनिष्ठ संबंध बहुत दिनों तक बना रहा। खोतान के मार्ग से ही बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य दे रखा है, खोतान के माध्यम से ही बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। एक समय खोतान बौद्ध धर्म की शिक्षा का बड़ा केंद्र था। वहाँ भारतीय लिपि तथा प्राकृत भाषा प्रचलित थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तनक्का पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की? आइडेंटिफाई द सुल्तान हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग ऑन द टंका द नेम ऑफ द मिंट टाउन। ऑप्शन 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। उत्तर जो है ऑप्शन 2 है इल्तुतमिश। व्याख्या है, इल्तुतमिश ने तनक्का पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण की प्रथा शुरू की। वो पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। यहाँ एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण तथ्य है, उसने चांदी का टंका 175 ग्रेन एवं तांबे का जितल प्रमुख है। दिल्ली सल्तनत की व्यवस्थित मुद्रा प्रणाली को शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। उत्तर भारत में एक टंका 48 जितल के बराबर था, लेकिन दक्षिण का एक टंका 50 जितल के समतुल्य था। उसने एक नई परंपरा यह भी शुरू की कि टंका पर उस शहर का नाम भी खुदवाया जिस शहर में यह ढाले जाते थे। सबसे छोटा सिक्का अदल कहलाता था। सर्वप्रथम इल्तुतमिश के ही सिक्कों पर बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर का उल्लेख मिलता है। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर शक्तिशाली सम्राट, धर्म एवं राज्य का तेजस्वी सूर्य सदा विजयी इल्तुतमिश अंकित करवाया। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण तथ्य इस व्याख्या में दे रखा है, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उनका पूरा जो उत्तर है उस उत्तर का पूरा व्याख्या दे रखा है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूजीसी नेट में है काफ़ी आप देख सकते हो 10 ईयर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको 10 ईयर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट करूँगा। आप 2009 से लेकर 2020 तक की जो जून में एग्ज़ाम हुआ था सारे वीडियो में आपको व्याख्या सहित आपका के लिए ये वीडियो बनाऊंगा। तो आपको एक बार सारे वीडियो को देख लेना चाहिए ताकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें 40 से 50% क्वेश्चन आ जाता है, आपकी ऐसे ही हो जाता है क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करेंगे। एक जो एग्ज़ाम होता है तो 100 क्वेश्चन आता है, तो हम ऐसा 15-15 करके हम करेंगे। तो पूरा 10 साल की जो क्वेश्चन है हम सब एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम की पहले से यह प्रश्न पत्र हल हो जाए तो आपके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है और ये लाभकारी बनेगा। सुल्तान एवं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। माफ़ कीजिएगा, सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर ज़कात
ख़त्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया। जो मुगल काल तक प्रचलित रहा वह सुल्तान कौन था? द सुल्तान हिमसेल्फ यूज्ड टू टेक कीन पर्सनल इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। He abolished zakat on grain and introduced a measurement standard which continued to prevail till the Mughal period. Who was this sultan? ऑप्शन 1 है बलबन, 2 है अलाउद्दीन खिलजी, 3 है फिरोज तुगलक, 4 है सिकंदर लोदी। तो उत्तर 4 है सिकंदर लोदी। इस प्रश्न आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर ज़कात ख़त्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया। जो मुगल काल तक प्रचलित रहा वह सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी है उसका उत्तर। सिकंदर लोदी कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर ज़कात ख़त्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। लोदी ने लगान की फहरिस्तें तैयार करवाई जो कि कालांतर में शेरशाह की फहरिस्तों का आधार बनी। उसने भूमि माप हेतु गजे सिकंदरी चलाया जो कि 1586 ईस्वी तक प्रचलन में रही। इसी वर्ष अकबर ने इसके स्थान पर गजे इलाही का प्रवर्तन किया। गजे सिकंदरी एवं गजे इलाही में क्रमशः 39:4:1 का अनुपात था। राज्य के हिसाब किताब के लिए लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। खाद्यान्नों पर से चुंगी एवं ज़कात हटा लिया। सिकंदर ने तांबे का टका चलवाया। ये थी आपकी प्रश्न। हम नेक्स्ट जो है हम उसे करेंगे क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ 15 क्वेश्चन ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 15, नेक्स्ट वीडियो में 15 ऐसे करते जाएगा। और 10 साल की जो क्वेश्चन पेपर से इसको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने के प्रयास करेंगे। तो आप एक एक करके इस वीडियो को देख लेना चाहिए। रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which one of the following statements is correct about the रबातक inscription? कनिष्क और कड़फिसेस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। 2 ऑप्शन है अंतिम 3 मौर्य शासकों के बारे में नई जानकारी देने के लिए। 3 है विष्णु पूजा के प्रारंभिक रूप का वर्णन करने के लिए। प्रारंभिक तमिल इतिहास में तटीय व्यापार का वर्णन करने के लिए। तो उत्तर जो है ऑप्शन 1 है, एक कनिष्क और कड़फिसेस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। तो व्याख्या है रबातक अभिलेख अफगानिस्तान के बगलान प्रांत स्थित रबातक नामक स्थान पर काफिर का किला नामक स्थान एक पहाड़ी से 1993 में इस अभिलेख की खोज की गई। इस अभिलेख में कनिष्कों को एक महान उद्धारक धर्मपरायण सम्राट के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा कहा गया है कि इसी ने नाना पश्चिमी एशिया में पूज्य एक देवी से राज्य प्राप्त किया। उसे सम्राटों का सम्राट तथा देवपुत्र कहा गया। उसने यूनानी भाषा के स्थान पर बैक्ट्रियन आर्य भाषा को अपने राज्य में प्रचलित किया। उसने सफर नामक स्थान पर अपने एक अधिकारी को एक देवकुल स्थापित करने का आदेश दिया तथा भीमकड़फिसस तथा स्वयं कनिष्क की प्रतिमाएं स्थापित करवाई। इसी प्रकार कुषाण वंशावली देने वाला यह प्रथम अभिलेख है। यह वाक्य को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाद में इसको नोट कर देना क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से किसी ने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। Who among the following provides much useful information for determining the beginning of Gupta era? तो इसका उत्तर है अल-बेरूनी। व्याख्या है
चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है, जिसे गुप्त संवत या वल्लभी संवत नाम से भी जाना जाता है। इस नए संवत का प्रवर्तन चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के समय 319 ईस्वी में किया। आरसी मजुमदार के अनुसार 26 फरवरी 320 ईस्वी गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभलेख में हुआ है। संवत के स्थापना वर्ष संबंधी सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य अल्बेरुनी का कथन है। वह कहता है कि गुप्त संवत का प्रारंभ शक संवत के 24 वर्ष बाद हुआ। इसी प्रकार गुप्त संवत का प्रारंभ 319 ईस्वी में हुआ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। नॉट इवन 100 crores of my territory are obedient to me in the proper way. Identify the person whom Sultan Alauddin Khilji was complaining to. फिर से मैं प्रश्न को पढ़ लेता हूँ। सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का यह शिकायत किससे कर रहा था? तो उत्तर है उसका काजी मुगीसुद्दीन। व्याख्या हम देखेंगे। अलाउद्दीन ने शांति को विकास के लिए विनाश बताया, जबकि युद्ध को व्यक्ति, समाज और साम्राज्य के लिए अनिवार्य बताकर लगातार युद्ध नीति का अवलंबन करता रहा। ध्यातव्य है कि आगे चलकर अकबर एवं मुसोलिनी ने भी इसी मत को समर्थन दिया। मुसोलिनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसे एक स्त्री के लिए मातृसुख अनिवार्य है, वैसे ही राज्य के लिए युद्ध। अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से कहा था कि राज्य के हित के लिए जो निर्णय लेना आवश्यक होगा वह लिया जाएगा, भले ही वह सरा के अनुकूल हो या प्रतिकूल। वो फ्रांस के लुई 14 की भांति मानता था, मैं ही राज्य हूँ। अलाउद्दीन की योजना एक नया धर्म चलाने की थी, ताकि उसे सांसारिक एवं आध्यात्मिक दोनों स्थितियों में सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो जाए। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा उसे ठीक कर देता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे। आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की? Which of the following was not discovered by आर्यभट्ट? ऑप्शन 1 है पृथ्वी गोल है, 2 है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, 3 पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, 4 पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगते हैं। तो उत्तर है व्याख्या 3। आर्यभट्ट पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट प्रथम, जन्म उनका 476 ईस्वी को पाटलिपुत्र कुसुमपुर में। पुस्तक आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत दशगीतिका। विषय आर्यभट्ट को बीजगणित का जनक माना जाता है। उनको भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्टियम पुस्तक में वो कहते हैं, मैं खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों के सहारे समुद्र में गोता लगाया और सत्य ज्ञान से डूबे रत्न को अपनी बौद्धिकता के नाम से उबारा। उन्होंने कॉपरनिकस से बहुत पहले ही सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड सिद्धांत की परिकल्पना कर ली थी। आर्यभट्ट पहले खगोल शास्त्री है जिन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण बताया। सर्वप्रथम उन्होंने ही साइन या ज्या का खगोल में प्रयोग किया। तो यह थी आपकी व्याख्या। इसे भी मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर दीजिए। तो आज का इस वीडियो में हमने 15 जो प्रीवियस ईयर जून 2020 का जो प्रश्न पत्र है 100 में से हमने केवल 15 जो क्वेश्चन है उसे को हमने देखा। तो बाद में
फिर 15 देखेंगे, फिर 15 देखेंगे। ऐसा हम स्टेप बाय स्टेप पूरे 10 साल की जो क्वेश्चन पेपर से उसको समाप्त करेंगे। आपकी जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है इससे पहले, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये वीडियो को आपने देखा, तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आपकी दोस्त जो इस साल यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं उनकी भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।